हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। इस नेक्स्ट एपिसोड में अब भी हम नोट्स को ही देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पीछे की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। उसके बाद भी कंफर्म नहीं होता तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। किसको? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, ठीक है। देखो, सबसे पहले आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। तो नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जनरली मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत थी उनका बनेगा। क्या होगा? वो बनेंगे। कहां पे बनेंगे? फर्टिलाइजेशन से पहले। तो जो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स हैं उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले जो इवेंट्स होते हैं उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। ये मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखते हैं नोट्स में इन्होंने क्या लिखा है। Several hormonal and structure change result in the development of flower. Inflorescence bear the floral bud and then flower. A flower, all reproductive parts of plant in flowers. The androecium male reproductive parts and gynoecium female reproductive part develop, ठीक है। देखो, काफी सारे ऐसे हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं? फ्लावर को डेवलप करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। और प्री फर्टिलाइजेशन फेज में जो सेक्स आर्गन है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में जो सेक्स आर्गन होंगे वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, वो अपने आप को ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और उसके अंदर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर ये सब फॉर्म होगा, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर का मतलब क्या है? कि मेल और फीमेल गैमेट का बनना। देखो, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर ये सभी लेक्चर में हम आगे देखेंगे। आप बस इतना जान लीजिए कि मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल और फीमेल गैमेट बनने वाले इवेंट्स को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। अब प्लांट में फ्लावरिंग होने के ठीक पहले प्लांट के अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज क्या होता है? फ्लावरिंग इज द इंडिकेशन। फ्लावरिंग क्या दर्शाता है? बताओ, फ्लावरिंग क्या दर्शाता है? फ्लावरिंग यही दर्शाता है, अगर किसी प्लांट में फ्लावर उग रहा है तो ये दर्शाता है दैट प्लांट की जो वेजिटेटिव फेज थी वो अब खत्म हो चुकी है, अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। यानी कि अब जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। और इन पर्टिकुलर वेजिटेटिव फेज को रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स। कौन करते हैं? हार्मोन्स, ठीक है। और जैसे कि सीजनल वेरिएशन, टेम्परेचर का डिफरेंस, लाइट का डिफरेंस, फोटो पीरियोडिज्म, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आपके हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लोरेंस बियर द फ्लोरल बड। इन्फ्लोरेंस का मतलब क्या होता है? कई बार फ्लावर एक गुच्छे में लगता है, एक स्टेम के प्रॉपर पैटर्न में लगता है, उसे हम इन्फ्लोरेंस कहते हैं। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग बर्ड होंगे और उसके बाद वहां पे फ्लावर बनेगा। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर उग चुका है, इसका मतलब कि वेजिटेटिव फेज खत्म हो चुकी है, अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर चुका है, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो फ्लावर जो है उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है प्लांट का। अब फ्लावर के अंदर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे एंड्रोसियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को गाइनोसियम कहते हैं। ये बेसिक है, ये मतलब मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, ये नहीं भूलना चाहिए। ये अगर भूल रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर का भी लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर की बात हो रही है। जो क्लास 11th में हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा था उसके कई सारे पार्ट्स जो है इस चैप्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। सो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। समझ गए ना? सोच रहे हो कि सर शुरू में इतना लेक्चर दे रहे हो, बोर हो जाएंगे। देखो, पीछे की चीज़ों को एक बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके जो ब्रेन के सेल है ना वो एक्टिव हो चुके होंगे। चीज़ें मतलब एक बार पीछे की चीज़ों को रिकॉल कर दिया जाता है ना तो मज़ा भी आता है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पढ़े हुए हो और पढ़े हुए चीज़ों को एक बार रिकॉल किया जाता है तो ब्रेन को मतलब कुछ, देखो, चीज़ें स्टोर होती हैं माइंड में, हल्का फुल्का डिलीट हुआ होता रहता है, ठीक है। तो जब हल्का सा ही डिलीट हुआ रहेगा और उसके बाद से उसको रिपीट कर दोगे तो पूरा मतलब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिकॉल कराए हैं कि आपके जो ब्रेन के सेल हैं वो एक्टिव हो जाए। चलिए अब देखते हैं आगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले टाइम में क्या क्या स्ट्रक्चर बनती हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर चेंज आर इनिशिएटेड which lead to difference and further development of the floral प्रीमोडियम, ठीक है। एक फ्लावर जो एक प्लांट में दिखने को मिलता है, और देखो उसके दिखने से काफी टाइम पहले ये डिसीजन ले लिया जाता है कि जो प्लांट है वो उस पर उगने वाला है। इसमें काफी सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं। आप मुझसे पूछोगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये प्रीमोडियम क्या है? प्रीमोडियम का मतलब नहीं समझ में आया। देखो, स्टेम के अंदर एक ऐसी बड बनेगी जिस बड से फ्लावर का एक्सिस निकलेगा। क्या होगा? उस बड से फ्लावर का एक्सिस निकलेगा। पहले फ्लावर नहीं था, अभी तो सिर्फ स्टेम है, प्लांट है। उस स्टेम के अंदर एक ऐसी बड बननी शुरू होगी जिस बड से फ्लावर का एक्सिस निकलेगा और उस एक्सिस की वजह से फ्लावर बनेगा। इसलिए फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। शुरुआत में ही पढ़ाया था डेट फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Inflorescence are formed which bear the floral bud and then the flower. Inflorescence बड़ा बड़का वर्ड दिख रहा है जी। इन में फ्लोरेंस जोड़ दिया है, फ्लोरेंस, समझ रहे हैं ना, इन में फ्लोरेंस जोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं इस इन में फ्लोरेंस का क्या मतलब है। देखो कि अब इन्फ्लोरेंस क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। देखो, जिसके पास क्या होता है, फ्लोरल बड होता है, जिसके पास फ्लोरल बड होता है, और उसके बाद उसी फ्लोरल बड से क्या बनेंगे? फ्लावर बनेंगे। एकदम सिंपल है। क्या होता है एक बार और बताइए। देखो, इन्फ्लोरेंस जिसके पास क्या होता है, फ्लोरल बड होता है, और उसके बाद उसी फ्लोरल बड से क्या बनेंगे? फ्लावर बनेंगे। बस फ्लावर जहां से निकलेगा बस वही क्या है? फ्लोरल बड है। समझ गए ना? अब आप मुझसे कहोगे कि फ्लोरल प्रीमोडियम तो समझ में आ गया था, लेकिन इन्फ्लोरेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेंस तो देखो, कई बार फ्लावर एक गुच्छे में लगता है। क्या होता है? फ्लावर जो है ना एक गुच्छे में लगता है, एक स्टेम के एक प्रॉपर पैटर्न में लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेंस। समझ गए ना? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and gynoecium differentiate and develop, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है अब फ्लावर के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, तो वही होगा। अब जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो उसमें से ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसे हम एंड्रोसियम कहेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को गाइनोसियम कहेंगे, जो आगे डिफरेंशिएट करेंगे और डेवलप होंगे। समझ गए ना?
चलिए आगे देखते हैं। You would recollect that the androecium consists of a whole of stamen represent the male reproductive organ and gynecium represent the female reproductive organ। ठीक है, अब यह रिकलेक्ट करने के लिए कहाँ से रिकलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, यह कह रहे हैं क्लास 11 की मॉर्फोलॉजी चैप्टर से। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा या मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। एंड्रोसियम के पास क्या होता है, द होल ऑफ स्टेमेन। अब होल ऑफ स्टेमेन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रिंग, क्या है, रिंग, स्टेमेन की रिंग प्रेजेंट होती है जो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव रिंग होती है, उसे एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, और हर एक जो स्टेमेन है उसके क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा एंथर और नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। तो फिलामेंट देखिए, फिलामेंट कैसा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रिक जैसा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और स्टॉक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। और एंथर आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, दो लोब आपको देखने को मिलेंगे, इसे हम कहते हैं बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो गाइनोसियम के अंदर क्या होता है, कार्पल या फिर पिस्टल। क्या होता है, गाइनोसियम के अंदर क्या होता है, कार्पल या फिर पिस्टल भी बोल सकते हो। तो चलिए एक बार एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वापस से हम एक बार और नोट्स में चलते हैं। चलिए देखते हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंड्रोसियम के पास काफी सारे रिंग होती है। और किसकी, स्टेमेन की। एंड्रोसियम किसका बना हुआ होता है, इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। और हर एक स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, हर एक स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक एंड एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास दो पार्ट्स होता है, पहला फिलामेंट जो कि लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है। दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों लोब्स को आपस में कौन जोड़ता है, कनेक्टिव ने। कौन, कनेक्टिव ने। चलिए आगे देखते हैं। फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस या द पेटल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया था पेडिसिल था। क्या था, पेडिसिल के ऊपर सेपल था, कैलिक्स था, देन कोरोला था, कोरोला के बाद आपका एंड्रोसियम निकलेगा। ठीक है, तो यह सारे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो किससे अटैच होते हैं, थैलमस से अटैच होते हैं। किससे, थैलमस से अटैच होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि एंड्रोसियम यानी कि स्टेमेन के फिलामेंट पार्ट से। कहाँ से, स्टेमेन के फिलामेंट पार्ट से। तो फिलामेंट पार्ट किससे अटैच था, थैलमस से। तो वो यही लिखा हुआ है कि फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस या फिर पेटल से। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है, पढ़ते जाओगे मन से तो आराम से इजिली सॉल्व होती जाएंगी। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन जो है वो पोलन सेक में बनता है। एंथर में यूजुअली दो लोब होते हैं, और हर एक लोब के पास यानी कि हर एक लोब के अंदर दो चैम्बर होता है। क्या होता है, दो चैम्बर होता है, इसको हम पोलन सेक कहते हैं। क्लियर हो गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। एंथर कैसा है, बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड। ओके, और टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है, तो टेट्रास्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब चार, स्पोरेंजियम का मतलब चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो एंथर इज बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजियम क्या है, एंथर इज बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजियम। ध्यान रखिएगा, टेट्रास्पोरेंजियम का मतलब चार माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो मेरी बात बहुत ही ध्यान से याद
रखिएगा, हर एक चीज का जो बायोलॉजी में है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पोलन सेक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो आपको एक सेकेंड, आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये होते हैं आपके पोलन सेक। किसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने हैं, ये 4 हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी के अंदर आपको माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, उसी को हम कहेंगे पोलन सेक, ठीक है। तो पोलन सेक के अंदर क्या क्या होते हैं, पोलन सेक क्या बनाएगा, अब पोलन ग्रेन को बनाएगा। और अगर दूसरा नाम यूज करे तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बनाएगा, माइक्रोस्पोर को बनाएगा। तो पोलन सेक का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, भूलिएगा नहीं। और नीट में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह से दाएं बाएं नाम वगैरह दे सकता है, ठीक है। पोलन सेक को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पोलन ग्रेन का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोर, ठीक है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड यूज करोगे तो माइक्रोस्पोर वर्ड का यूज करोगे, और जब पोलन सेक वर्ड का यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, पोलन सेक वर्ड का यूज करोगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पर तो वही लिखा हुआ है, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से वापस से आते हैं नोट्स पे। स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, ठीक है। देखो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमेन का मतलब देखिए, ऐसे स्टेमेन जिसके अंदर माइक्रोस्पोर नहीं बन सकती हैं, जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे स्टेमेन, इसको हम स्टेमिनोड कहते हैं, ठीक है। और इस चीज से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे, जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा, माइक्रोस्पोर के अंदर और जब पोलन ग्रेन बन जाएगा पोलन सेक के अंदर, तो उस बनने के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब कुछ चीज बनना, जेनेसिस मतलब कुछ चीज बनना, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वही माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप होके क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन कहलाते हैं। इसलिए अलग अलग नाम यूज किए गए हैं। क्या स्टेमिनोड वर्ड समझ में आया। तो ऐसे स्टेमेन जिसके अंदर माइक्रोस्पोर नहीं बन सकता, जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे, उसे हम कहते हैं स्टेमिनोड। क्लियर। चलिए देख लेते हैं इस फिगर को, ठीक है। ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये स्टेमेन दिख रहा है, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, ठीक है। तो स्टेमेन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टेमेन कहेंगे, और पूरे स्ट्रक्चर को एंड्रोसियम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेमेन है ना, ये आपका क्या है, ये एंथर हो गया। क्या हो गया, ये एंथर हो गया। और जो एंथर है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एंथर जो है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। और नीचे वाला ये जो आपको व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जो सिलेंडर लाइक और स्टॉक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। और इस पूरे को एक साथ कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं, ये मान लीजिए ये आपका जो ये व्हाइट वाला सिलेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला एंथर है, इन दोनों को एक साथ क्या बोलोगे, इसको स्टेमेन बोलोगे, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए इसके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब एंथर हो गया, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। चलिए एंथर को भी एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। चलिए नोट्स में ही अभी आपको मैं एंथर के बारे में बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। एंथर, ठीक है। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथिकस कंसिस्ट ऑफ 2 ठीका, ठीक है। द ठीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रनिंग लेंथ वाइज, ठीक है। अब देखिए अगर एक आपको टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करें, अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करें तो वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है,
दो लोब्ड होंगे, और हर एक लोब कैसा होगा बताइए, जो हर एक लोब्ड होंगे वो कैसा होंगे, डायोथिकस। कैसे होंगे, डायोथिकस। ठीक है, अपना एक बार इस फिगर को देखिए, फिर आपको कंफ्यूजन दूर होगा। आप इस फिगर को देखिए, अच्छे से दिख रहा है ना ये फिगर, तो ये आपको स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर बताइए क्या देखने को मिल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या देखने को मिल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये बाइलोब्ड हुए, दो लोब्ड हुए, हर एक लोब के पास क्या होगा, थीका होगा, दो थीका होगा। ठीक है, तो दो थीका होगा, इसलिए उसे बोलते हैं डायोथिकस। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। थीका, थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रनिंग लेंथवाइज। ठीक है, अब ये थीका जो है इसको सेपरेट कैसे किया जाएगा, थीका जो है इसको सेपरेट कैसे किया जाएगा, इसको सेपरेट किया जाएगा एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रनिंग लेंथवाइज स्ट्रक्चर से। किससे, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रनिंग लेंथवाइज स्ट्रक्चर से। ठीक है, चलो देखते हैं अगली लाइन क्या लिखा हुआ है। द माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स, two in each theca. They are further developed to form pollen set which contain the pollen grain. ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया जो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, सो दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, जो हर एक थीका के पास दो होता है। क्या होता है, हर एक थीका के पास दो होता है। ठीक है, और कितने थीका है, दो थीका है। दे आर फर्दर डेवलप, अभी आगे यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये आगे डेवलप होंगे ताकि किसे बना सके, पोलन सेक को बना सके। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनना था, माइक्रोस्पोर बनना था। और जो माइक्रोस्पोर आगे जाके फर्दर डेवलप होगा और क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन को। समझे कि नहीं समझे, क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन को। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, अभी हम नोट्स में ही देखेंगे। Stamen of flower may be united with other members such as petal या among themselves. ठीक है, when stamen are attached to the petals they are epipetalous as seen brinjal या epiphyllus when attached to the perianth as in flower of lily. ठीक है, अब एक कंडीशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, क्लास 11 में दी हुई है, जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लास 11 में जाके पढ़ लेना, बिकॉज मैंने आपके लिए प्रॉपर एक नोट्स में दे दिया है जो आपको मतलब यहाँ पे समझने के लिए बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो फ्लावर के स्टेमेन होते हैं वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ या फिर किसी और स्ट्रक्चर के साथ भी। जैसे कि अगर पेटल के साथ, तो जब वो स्टेमेन है वो पेटल के साथ अटैच होगी। ठीक है, तो पेटल के साथ अटैच होगी तो उसे हम कहेंगे एपिपेटलस। क्या कहेंगे, एपिपेटलस, जैसे कि ब्रिंजॉल में देखने को मिलता है। अब एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो आपको समझना है, वो है कोहेसेंस और एडेसेंस का टॉपिक। ठीक है, किसका, कोहेसेंस और एडेसेंस का टॉपिक। ठीक है, तो स्टेमेन के जब फिलामेंट आपस में फ्यूज करेंगे, जब एंथर आपस में फ्यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं कोहेसन। क्या कहते हैं, कोहेसन। जब स्टेमेन के जब फिलामेंट आपस में फ्यूज करेंगे, जब एंथर आपस में फ्यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं कोहेसन। यानी कि जब सेम स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कोहेसन। और फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गया, एंथर आपस में फ्यूज हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, कोहेसन। लेकिन जब नॉन सिमिलर स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज होंगे, कौन से, लेकिन जब नॉन सिमिलर स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज होंगे, कि अगर एक फिलामेंट किससे फ्यूज हो गया, पेटल से फ्यूज हो गया, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बताइए, यह कौन सा तरीका हुआ, एडेशन का तरीका होगा। क्लियर हो गया ना। सो नॉन सिमिलर थिंग्स फ्यूज टुगेदर, इट इज एडेशन। ठीक है, सो जब स्टेमेन अटैच होता है पेटल के साथ, जो यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टेमेन आर अटैच टू द पेटल, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन।
क्या बोलोगे? इपीपेटलस कंडीशन। क्या कहेंगे? इपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। और जब स्टेमेन पेटल से जुड़ा होता है, जब स्टेमेन पेटल से जुड़ा होता है, अटैच होता है, तो उसे हम इपीपेटलस कंडीशन कहेंगे। जैसे कि ब्रिंजॉल के अंदर देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? ब्रिंजॉल के अंदर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है इपीफाइलस, ठीक है। क्या कहते हैं? इपीफाइलस। अब ये इपीफाइलस वाली कंडीशन समझने के लिए आपको यहां पर पेरियंथ वर्ड दिया रहा है, ठीक है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब समझना है कि ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूं, ठीक है, पार्ट 1 में, लेकिन वापस से आपको एक बार और रिवीजन के लिए बता देता हूं, ठीक है, ताकि चीजें आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। देखिए, जो मोनोकॉट होंगे, जो एंजियोस्पर्म के अंदर दो होते हैं, देखो, जो मोनोकॉट होंगे और जो एंजियोस्पर्म के अंदर दो होते हैं, एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट के अंदर सिंगल कोटिलेडन होगा, बताया तो था मैं अभी पिछले लेक्चर में। क्या होता है? मोनोकॉट के अंदर सिंगल कोटिलेडन होगा, तो उससे आप कैलिक्स देखो, तो उसमें आपको कैलिक्स और कोरोला अलग अलग देखने को नहीं मिलते हैं। क्या होता है? उसमें कैलिक्स और कोरोला आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलता है। वो दोनों एक कॉमन मतलब लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक कॉमन लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरियंथ। जिसे हम क्या कहते हैं? पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट को हम टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियंथ की यूनिट को हम टेपल कहते हैं। सो ये इससे आप ये देख सकते हैं कि जब स्टेमेन पेरियंथ से अटैच होगा, क्या होगा? जब स्टेमेन पेरियंथ से अटैच होगा तो उसे हम इपीफाइलस कहेंगे। जैसे कि हमें लिली के फ्लावर में देखने को मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर के एग्जाम्पल से पढ़ना कोई बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अगर मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो ना। कौन रिपीट करने का पैसा लगता है? यूट्यूब को आपको सारी चीजें फ्री मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The stem are fused by their filament only और the anther are free adult first, ठीक है। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टेमेन होंगे फ्लावर के, अगर जो स्टेमेन है फ्लावर के, अगर वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, क्या होंगे? वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर वो फ्यूज नहीं किए हैं आपस में, जब एक फ्लावर के अंदर स्टेमेन जो है वो अलग अलग होंगे, साथ में फ्यूज नहीं होंगे, मतलब अलगा बिलगा होंगे, एक साथ बनता नहीं होगा। जब भी पास आते हो तो मारा मारी हो जाता होगा। तो समझ जाइए कि वो जो है ना, जो फ्लावर के स्टेमेन है वो अलग अलग है, अलगिया गए, अलग अलग रूम बना के खाना पीना बना रहे हैं, ठीक है। एक साथ नहीं रहते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। क्या बोलोगे? POLYANDROUS। क्या होता है? पॉलीएंड्रस कंडीशन, ठीक है। या फिर वो कई बार अलग अलग लेवल पर फ्यूज होंगे, उसे भी हम कहेंगे पॉलीएंड्रस, ठीक है। या फिर कई बार वो अलग अलग लेवल पे फ्यूज होंगे, उसे भी हम कहेंगे पॉलीएंड्रस। अब इस पॉलीएंड्रस का मतलब क्या है? देखो, मैं आपको ये भी बता देता हूं एग्जाम्पल के साथ। चलो समझा देते हैं। मान लो फ्लावर में, ठीक है, फ्लावर में 10 स्टेमेन है। क्या है? फ्लावर में 10 स्टेमेन है। तो 10 में से तो पॉसिबिलिटी अगर ऐसी बन रही है कि 10 में से जो 9 है वो आपस में फ्यूज हो गए। फ्लावर में अगर 10 स्टेमेन है, अगर उनकी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 10 में से जो 9 स्टेमेन है वो आपस में फ्यूज हो गए, तो 10 में से अगर 9 फ्यूज हो गए लेकिन एक स्टेमेन जो है वो अलग रह गया, तो ऐसी कंडीशन जो देखने को मिलेगी, यानी कि 9+1 की कंडीशन देखने को मिलेगी। 9 गो और एगो 9+1 की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। समझ गए ना? ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस कंडीशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब स्टेमेन आपस में फ्यूज होंगे, क्या होंगे? जब स्टेमेन आपस में फ्यूज होंगे और उनका एंथर फ्यूज नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। जब स्टेमेन आपस में फ्यूज होंगे और उनका स्टेमेन आपस में फ्यूज नहीं होगा, सिर्फ उनका फिलामेंट
फिलामेंट फ्यूज होगा। क्या होगा? सिर्फ उनका फिलामेंट फ्यूज होगा, एंथर फ्री होगा। क्या होगा? एंथर फ्री होगा। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। क्या बोलोगे? एडल्फस कंडीशन। तो बिल्कुल पॉलीएंड्रस और एडल्फस कंडीशन में कंफ्यूजन न होना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, इतना आसान इस तरीके से समझाया हूं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लो, 10-20 सेकंड 50 सेकंड पीछे जाओ, फिर से रिपीट करके देखो। पूरा लेक्चर नहीं समझ में आया, फिर से 2 बार 3 बार। हम लोग पढ़ते थे तो 10-10 बार एक एक लेक्चर को देखते थे, ऐसे ईयरफोन लगाते थे और दे दनादन रिपीट करते जाओ। अब एक बार आप इस चीज को ना, इस डायग्राम को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। आप इस डायग्राम को भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको एंथर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? आपको एंथर देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये बाइलोब्ड है। 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये फिलामेंट है, जो किससे अटैच है? थैलमस से अटैच है। बोलिएगा नहीं, ये फिलामेंट किससे अटैच है? थैलमस से अटैच है, ठीक है। और बहुत इजी है यार, मैं बोल तो रहा हूँ बहुत इजी है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बहुत इजी है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो बायोलॉजी से सबसे भारी कोई विषय नहीं है। समझ गए ना? चलिए, तो ये फिलामेंट किससे अटैच है? थैलमस से अटैच है। और यहाँ पर देखिए, ये जो एंथर वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको और मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर ये एंथर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि आप जो ये पोलन सेक देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर आपको ये पोलन सेक देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? पोलन सेक। ये जो पोलन सेक जो रेड कलर के स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं ना, ये देखो रेड कलर के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और जो इसमें क्या है? देखो 1 2 3 4 हैं कि नहीं है? 4 तो हैं, दिख रहा है, जूम करके देख लेना। तो ये पोलन सेक है, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। और इसके अंदर आपको छोटी छोटी स्पोर भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी पोलन ग्रेन है। इन्हीं पोलन ग्रेन को एक और नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? अभी मैं आपको बताएं, इस पोलन ग्रेनुआ को एक और नाम से जाना जाता है। क्या है वो नाम? वो नाम है माइक्रोस्पोर। क्या है? वो नाम है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जब डेवलप होगा तो वो क्या बनाती हैं? पोलन ग्रेन को। और माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पोलन सेक। क्लियर? क्लियर हो गया ना? अब देखिए, ये लाइन ऑफ डिहेसेंस क्या है? देखो ये लिखा है ना, लाइन ऑफ डिहेसेंस। ये जो लाइन ऑफ डिहेसेंस क्या है? ये जो है ना, ये डीजेनरेट कर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट कर जाती हैं। जब पोलन ग्रेन को बाहर निकालना होता है, इन्वायरमेंट में जाना होता है, खेलने कूदने जाना होता है, अपनी सखियों से मिलने जाना होता है, अपने दोस्तों से मिलने जाना होता है, तो ये क्या होता है? ये ब्रस्ट कर जाती हैं। क्या करेगा? ये ब्रस्ट करेगा। और एंथर और जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये क्या हो जाएंगी? ये फट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये ब्रस्ट कर जाएंगी, ठीक है। और इसमें से जो आपका पोलन ग्रेन है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के कूदने खेलने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इसके आगे देखते हैं। The stamen may be united, or they may be united into one bunch या one bundle, as in China rose, hibiscus, althaea. This condition is known as monoadelphous. They may be united into two bundles, as in pea. This condition is known as diadelphous. They may be united into more than 2 bundles, as in citrus. This condition is known as polyadelphous. समझ गए ना? अब जब स्टेमेन यूनाइटेड होंगी, जब स्टेमेन जो है वो यूनाइटेड होंगे इनटू वन बंच, ठीक है, एक बंच या एक गुच्छे के समान जब वो यूनाइटेड होंगे, समझ रहे हैं ना, एक गुच्छे के समान या एक बंच के समान जब यूनाइटेड होंगे, यूनाइटेड मतलब एक ग्रुप बना लेंगे, समझ रहे हो ना। आदमी नहीं 4-5 आदमी मिलकर गुटिया के ग्रुप बना लेता है और कहता है आओ लड़ याहू याहू करके खड़ा हो जाता है। यानी कि जब ये लोग एक ग्रुप बना लेंगे, एक गुच्छा बना लेंगे, ठीक है,
यूनाइटेड होंगे तो स्टेमेन पूरी की तरह पूरी की पूरी स्टेमेन तो उस कंडीशन को हम कहेंगे, तो जो स्टेमेन जो है ना वो ये ग्रुप में बन जाएंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोएडल्फस। क्या कहेंगे? जब 4-5 गो आदमी गुटिया आ जा रहा है, जब 4-5 गो स्टेमेन जो है गुटिया आ जाएगा, एक ग्रुप बना लेगा, एक बंच बना लेगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मोनोएडल्फस। यानी कि सारे स्टेमेन जो है वो मिलके एक ग्रुप बना लिए, ठीक है, एक मिलके एक टीम बना लिए, ठीक है। अब उनसे कोई लड़ नहीं सकता, मारा मारी करके कहीं वो निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो एक ग्रुप बना लिए, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे मोनोएडल्फस। क्या बोलेंगे? मोनोएडल्फस। अब देखो मोनोएडल्फस का मतलब आपको याद है कि नहीं? बताया तो था। देखो अब स्टेमेन फ्यूज होते हैं, जब स्टेमेन फ्यूज होते हैं और सिर्फ उनके फिलामेंट से, ध्यान समझिएगा, मोनोएडल्फस का मैं मतलब आपको फिर से बता रहा हूं, जब स्टेमेन फ्यूज होंगे सिर्फ उनके फिलामेंट्स से, तो जब सारे के सारे स्टेमेन जो उनके फिलामेंट हैं वो फ्यूज हो गए, आपस में एक ग्रुप बना लेंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोएडल्फस। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना। इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था आपका चाइना रोज, हिबिस्कस और एल्थिया। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्नी, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब क्या ही मैं बताऊं, मिलान करने के लिए दे देता है कॉलम टू कॉलम। तो एग्जाम्पल को मतलब चटनी की तरह कुट कुट के, जैसे मन करो कुट कुट के याद कर लो, चाट लो, घोर के पी लो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम्पल मत भूलना। चलो अब देखो, अगर जो अरेंजमेंट इस तरह का है, कैसा? अगर अरेंजमेंट यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर फ्यूजन हुआ है स्टेमेन का, तो वो फ्यूजन जब फिलामेंट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो वो फ्यूजन जब फिलामेंट आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो एक ग्रुप न बना के, समझिएगा, जब फिलामेंट आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप न बना के दो ग्रुप में बट गए। वहां तक तो क्या था? एक ग्रुप। अब यहाँ पे क्या मोड़ आ गया? फिल्म में एक मोड़ आ गया, रास्ते में एक मोड़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो फ्यूज होके एक ग्रुप न बना के दो ग्रुप में बट गए, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे डाईएडल्फस। वहां पर क्या था? मोनोएडल्फस, सिंगल ग्रुप। यहाँ पे क्या था? डाईएडल्फस, ठीक है। यानी कि दो ग्रुप, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब सिंगल, और जब सिंगल ग्रुप बन रहा है तो मोनोएडल्फस, जब डबल ग्रुप बन रहा है तो सिंपल सी बात है डाईएडल्फस, ठीक है। यानी कि दो बंडल बन रहे हैं, दो बंच बन रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डाईएडल्फस। एग्जाम्पल क्या है इसका? बताओ। एग्जाम्पल इसका है पी। लेकिन इसके बाद आते हैं जब यहाँ पर दो बंडल से ज्यादा, ठीक है, और जब यहाँ पर दो बंडल से ज्यादा क्या होगा? जब दो से ज्यादा ग्रुप बनेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएडल्फस। क्या कहेंगे? पॉलीएडल्फस कंडीशन कहेंगे, ठीक है। लिखी हुई है एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? इसका है सिट्रस, ठीक है। इसमें दो गो नहीं, दो गो से ज्यादा ग्रुप बनेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस। याद रखना, सिट्रस एग्जाम्पल है इसका। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर कैन बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद द फ्लावर, साल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट है उसकी जो लेंथ है, ये नहीं है कि सभी की सभी फिलामेंट की सेम लेंथ होती है, ठीक है, और नहीं, और जो स्टेम है उसके अंदर दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। तो फिलामेंट जो है ना वो जनरली अलग अलग भी हो सकते हैं लेंथ वाइज। किसके वाइज? लेंथ वाइज। तो ये किसमें देखने को मिले? एग्जाम्पल है आपका साल्विया और मस्टर्ड, ठीक है। अब स्टेमेन जो है दे आर फ्यूज बाई एंथर ओनली, ठीक है। स्टेमेन दे आर फ्यूज्ड बाई एंथर ओनली। जब स्टेमेन सिर्फ किससे फ्यूज है? अभी तक एडल्फस वाली कंडीशन कौन थी कि सिर्फ और सिर्फ क्या फ्यूज हो रहे थे? फिलामेंट फ्यूज हो रहे थे, और वो थी एडल्फस कंडीशन। लेकिन जब सिर्फ एंथर फ्यूज होंगे और फिलामेंट फ्री रहेंगे तो उसे हम कहते हैं
सिंजेनियस कंडीशन। क्या? सिंजेनियस कंडीशन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर फ्यूज अनदर टू फॉर्म अ रिंग गाइनोसियम। अब ये क्यों क्या करते हैं? देखो, ये आपका पर्टिकुलर गाइनोसियम है। अब ये क्या करेगा? ये जो फिलामेंट है ये तो आपस में अलग रहेंगे, लेकिन ये जो एंथर वाली चीज है ना, ये एंथर आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंथर आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे। तो एक तरीके से कवर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक तरीके से कवर बना लेते हैं। एक तरीके से छतरी होती है, अम्ब्रेला होती है, वैसे ही एक कवर बना लेंगे और जिससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको? गाइनोसियम को। और द फ्यूज एंथर जो एंथर और फ्यूज हो गए वो आपस में एक रिंग बना लेंगे अराउंड द गाइनोसियम, जैसे कि सनफ्लावर में देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर स्टेमेन जो है वो दोनों रीजन से फ्यूज होंगे। क्या इसकी ऐसी कंडीशन आ गई? अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर स्टेमेन जो है वो दोनों रीजन से फ्यूज हो गए, ठीक है, ये जो एंथर है और ये फिलामेंट है और ये भी फ्यूज हो गए आपस में, और फिलामेंट भी फ्यूज हो गए आपस में, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिनेंडरस कंडीशन। क्या? सिनेंडरस कंडीशन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कुकुरबिट। ठीक है, समझ गए ना? क्या एग्जांपल है? कुकुरबिट। एग्जांपल मत भूलिएगा, सब कुछ भूलना है, एग्जांपल मत भूलना। ठीक है, अब अगर स्टेमेन जो है, स्टेमेन कोरोला से छोटा हुआ तो उसको बोलेंगे इंसर्टेड। क्या होगा? अब अगर स्टेमेन जो है वो स्टेमेन कोरोला से छोटा हुआ तो उसको बोलेंगे इंसर्टेड। स्टेमेन जो है वो कोरोला से बड़ा हुआ, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्टेड का मतलब होता है इफ स्टेमेन कोरोला के कंपैरिजन में छोटा है। कोरोला जो है वो बाहर तक उभरा हुआ है और स्टेमेन अंदर तक प्रेजेंट है। अब बाहर से आपको स्टेमेन छिपा हुआ दिखाई देगा, बाहर से आपको स्टेमेन नहीं देखने को मिलेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंसर्टेड। क्या कहेंगे? इंसर्टेड कंडीशन है। क्या है? कैसी कंडीशन है? इंसर्टेड कंडीशन है। क्लियर? अब कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें स्टेमेन इतना इलोंगेटेड होता है। देखो, आपने कई सारे फ्लावर देखे होंगे, इसमें बाहर से ही आपको स्टेमेन देखने को मिलता है। क्या होता है? आपको बाहर से स्टेमेन देखने को मिलता है, लंबी लंबी स्टेमेन होती है। तो ये स्टेमिंग बाहर की तरफ से आप दूर से देखोगे तब भी आपको दिख जाएगा। ऐसी कंडीशन होती है एक्सर्टेड। ऐसी कंडीशन होती है एक्सर्टेड। ठीक है, कुछ फ्लावर जिसमें स्टेमेन इतना इलोंगेटेड होते हैं कि वो कोरोला से ऊपर निकल के हमें साफ साफ दिखाई देता है। क्या होता है? कुछ फ्लावर में जो स्टेमेन इतना इलोंगेटेड होती हैं कि वो कोरोला से ऊपर निकल के हमें साफ साफ दिखाई देता है, तो अलग से दिखाई पड़ता है, उसे हम एक्सर्टेड कंडीशन कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब हम चलते हैं किसकी तरफ? एनसीईआरटी की तरफ। किसको पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो इस फिगर को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बहुत ही अच्छे समझा दिया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बैक करके जाके पीछे का मतलब इसी लेक्चर में जाके पीछे होके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैं बहुत ही अच्छे से इस फिगर को मैं बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी वालों ने। द स्टेम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, फिगर 1.2 में शो करने के लिए बोल रहा है, शो द पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेम, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल stalk called filament and the terminal generally bilobed structure called the anther। ठीक है, देखिए कितना सुंदर बात इन्होंने लिखा है। देखिए स्टेम के कितने पार्ट होते हैं? बताओ, स्टेम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। जो लंबा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? जो लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल स्टॉल्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्टॉल्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते
कहते हैं फिलामेंट। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर होगा एंथर, ठीक है। और यहां पर एंथर जब बाइलोब्ड होगा, ध्यान समझिएगा, यहां पर जब एंथर बाइलोब्ड होगा, यह एंथर जब बाइलोब्ड होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइथिकस। क्या कहोगे? जब एंथर बाइलोब्ड होगा तो उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे डाइथिकस, ठीक है। जो आगे इन्होंने मेंशन किया है, चलिए देखते हैं आगे की लाइन क्या लिखी हुई है। द प्रोएक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलमस या द पेटल ऑफ फ्लावर, ठीक है। आप ना ये वाला आप एक फिगर देखिए, ठीक है। तो आप फिगर में देखिए, ये आपका एंथर है, क्या है? ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट है, ठीक है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना। तो ये आप इस फिलामेंट को देखिए, फिलामेंट किससे अटैच है बताओ? फिलामेंट किससे अटैच है? एक नीचे इंड से अटैच है। उस इंड को क्या बोलोगे? उस इंड को हम कहते हैं थैलमस, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखते हैं आगे एनसीईआरटी वालों ने और क्या लिखा है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। कि कितनी ज्यादा स्टेमेन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टेमेन भी डिफरेंट होता है अलग अलग स्पीसीज में, समझ रहे हो ना। और जो उनकी लेंथ है किसकी? स्टेमेन की, वो भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर या प्लांट के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया ना। सो जब फ्लावर के पेटल से स्टेमेन जुड़ा हुआ होगा, ध्यान समझिएगा, जब फ्लावर के पेटल से स्टेमेन जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या शो करेगा? वो थैलमस शो करेगा। क्लियर हो गया ना। अब यहां पर इन्होंने बहुत ही शॉर्टली मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी वालों ने। If you were to collect a stamen, each form 10 flower, each form different species, and arrange then a slide, you would able to appreciate the large variation in size seen in nature, ठीक है। Carefully absorption of each stamen under a discarding microscope and making neat diagram would elucidate arrange in shape and attachment of anther in different flower, ठीक है। देखो अगर आप एक स्टेम, क्या अगर आप एक स्टेम कलेक्ट करते हो किससे? अलग अलग 10 फ्लावर से। किससे स्टेम कलेक्ट करना है? अलग अलग 10 फ्लावर से, ठीक है। तो ईच फॉर्म डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का होना चाहिए, और उनको आप एक स्लाइड पर अरेंज कर देते हो। कहां अरेंज कर देते हो? एक स्लाइड पर अरेंज कर देते हो तो आप क्या देख पाओगे? आप बहुत ज्यादा वेरिएशन देख पाओगे। क्या देख पाओगे? स्लाइड पे आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर एक जो स्टेम है अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर का, वो एक दूसरे से कितना अलग है, ठीक है। एक दूसरे से कितना अलग है, इस चीज को आप पता कर पाओगे, ठीक है। सो केयरफुली आप ना आप इसको एब्जॉर्व करना और आप देखना कि कितना ज्यादा शेप में डिफरेंट है, कितनी ज्यादा शेप में डिफरेंस आपको देखने को मिल रही है, कितनी ज्यादा साइज में डिफरेंट है, ठीक है। कि किसका एंथर छोटा है, किस पर्टिकुलर स्पीसीज का एंथर बड़ा है, यह सब पूरी कहानी आप ना खुद से करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कल अ टिपिकल एंजियोस्पर्मेंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच हैविंग 2 थीका, दे आर डाइथिकस, ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस ध्यान से बस एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ लो तो सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। देखो ये लाइन क्या बोल रहा है, ये जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है, क्या होता है? ये जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। अगर वो बाइलोब्ड होगा, ध्यान समझिएगा, अगर वह बाइलोब्ड होगा, 2 लोब्ड प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे डाइथिकस। क्या कहोगे? जब वो बाइलोब्ड होगा, 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे डाइथिकस, ठीक है। अब यह एक, मान लीजिए यह एक लोब हो गया, यह दूसरा लोब हो गया, ठीक है, और यह 2 लोब हो गए। हर लोब के पास क्या होता है? हर लोब के पास 2 थीका होता है कि नहीं? अभी पिछले ही वीडियो आपको कुछ पिछले ही मतलब थोड़ा पीछे ही मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। वहाँ यहाँ पर भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो तो इसलिए उसे कहते हैं डाइथिकस, कुछ नहीं है इसमें। चलो
आगे देखते हैं। ऑफ्टन और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जनरली जब देखो जनरली दो थीका के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है। क्या होता है? दो थीका के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है जो दोनों थीका को अलग करता है। क्या करता है? जो दोनों थीका को अलग करता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? यहां पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है। क्या है? यहां पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है जो दोनों थीका को अलग कर रहा है। क्लियर हो गया ना? सो द टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया, ठीक है। मेरी ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं कि एक एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो कैसा होता है? और बाइलोब्ड होता है, यानी कि उसके अंदर दो लोब आपको देखने को मिलेंगे और टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्शन ऑफ एन एंथर। फिगर 1.3 द बाइलोब नेचर ऑफ ए एंथर वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसपोर्ट सेक्शन ऑफ द एंथर। द ट्रांसपोर्ट सेक्शन इज 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर इन ईच लोब, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे यहां पर है, ठीक है। तो एक एंथर के अंदर एक एंथर के अंदर अलग अलग कैसे टिश्यू यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पे जो बाइलोब्ड नेचर है, कैसा नेचर है? यहां पे जो बाइलोब्ड नेचर है किसका? एंथर का। तो यहां पे जो बाइलोब्ड नेचर है एंथर का, उसमें आपको इसके ट्रांसपोर्ट सेक्शन उसमें आपको इसके ट्रांसपोर्ट सेक्शन को अगर हम देखें तो यहां पे आपको 4 लेयर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? ट्रांसपोर्ट सेक्शन में आपको 4 लेयर देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो इसमें आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी देखने को मिलेंगे। हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होगा? एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं जो माइक्रोस्पोर अपने आप को डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद यह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बताओ। डेवलप करने के बाद यह पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे जो आपका एंथर होता है ना, उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि हर एक लोब में 2 होगा। कितने होंगे? 2 होंगे। तो हर एक लोब में अगर 2 होंगे तो कितने हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लोब में जब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, क्या होते हैं कि हर एक लोब में जब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो जब माइक्रोस्पोर अपने आप को डेवलप करेगा तो पोलन सेक बनेगा। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं और जो माइक्रोस्पोर डेवलप करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एकदम इजी है, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain, ठीक है। अब जब माइक्रोस्पोर बन चुका होगा, क्या होगा? जब माइक्रोस्पोर बन चुका होगा तो वो तो अपने आप को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? जब माइक्रोस्पोर बन चुका होगा तो वो अपने आप को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेगा। उसे हम और उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? उसमें आपको माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। उस जो माइटोटिक डिवीजन है ना, उसके वजह से जो पोलन ग्रेन है उसके पास 2 फॉर्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? माइटोटिक डिवीजन की वजह से जो पोलन ग्रेन है ना, वो 2 सेल में बढ़ जाएंगे, जिसे हम कहेंगे जेनरेटिव सेल और एक को कहेंगे वेजिटेटिव सेल। समझ गए ना? क्या होगा बताओ? जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर आपको माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा और माइटोटिक डिवीजन होगा तो वो क्या होगा? 2 सेल में बढ़ जाएगा। एक सेल होगा, एक सेल है आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल क्या है बताइए? वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं।
चलिए आप ना इस फिगर को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्टिग्मा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सबसे ऊपर स्टिग्मा देखने को मिल रहा है। यहीं से जो आपका पोलन ग्रेन है यहीं से आके रिसीव होगा। कहाँ से रिसीव होगा? पोलन ग्रेन स्टिग्मा से ही तो रिसीव होता है। स्टिग्मा पे ही बैठ कर इसे सरक जाता है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद से जो द्वार पे सीढ़ियां होती है ना, उसके 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर से बैठ कर सड़क के नीचे चले जाते थे, फिर आते थे, फिर बैठते थे, फिर सड़क के नीचे चले जाते। जस्ट उसी लाइक क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है ना यहीं से आराम से अंदर की तरफ सरकेगा, यहीं से अंदर की तरफ रिसीव होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसके नीचे ये जो मिडिल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है आपका स्टाइल। क्या है? स्टाइल। तो पोलन ग्रेन जो है ना यहीं से तो होके गुजरेगा, तो क्या हो गया? ये हो गया स्टाइल। अब इसके नीचे आते हैं तो आपको सबसे लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है? ओवरी देखने को मिल रहा है। देखो ओवरी का इन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा जूम करके स्ट्रक्चर दिखाया है, जो आपको बहुत ही क्लियर कट आपको समझ में आएगा। तो इसमें जो आपको ओवरी देखने को मिल रहा है ना, अगर हम स्टेमेन की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो यहां पर स्टेमेन की बात की गई है। स्टेमेन के अंदर यहां पर कनेक्टिव क्या होते हैं? देखो स्टेमेन के अंदर क्या है, स्टेमेन को इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहां पे दिखाया है। देखो ये क्या है? एक कनेक्टिव लेयर। ये हरा वाला जो स्ट्रक्चर है ना, नहीं कहते हरिहर को लल को, तो यहां पे क्या है? हरिहर को, मतलब लेडी लोगों को गांव में बोल दिया जाता है हरिहर को अलल को। तो ये देखो हरा वाला जो है ना स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। क्या हो गया? कनेक्टिव, जो आपस में दो लोब को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव क्या है भाई? अगर कोई कनेक्टिव पूछ दे तो क्या बोलोगे इजली वे में? जो दो लोब को कनेक्ट करता है उसी को हम बोलेंगे कनेक्टिव। क्या कहते हैं? दो लोब को जो कनेक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद इस पूरे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम एंथर बोलते हैं। ये जो आपका पूरा जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये जो येलो कलर का है, इसको क्या बोलोगे? जो क्या हम चाहिए? पियर को। जस्ट लाइक अ पियर को। ठीक है, हरियर को पियर को ऐसे याद कर लो। तो ये क्या है? पीला वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलोगे? एंथर बोलोगे। ठीक है, अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। देखो यहाँ पे ये जो और नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलोगे? इसको फिलामेंट बोलोगे। ये जो यहाँ से निकल के और इधर निकला है ना, इसकी जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट। जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर है, हरा कलर वाला स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलोगे? फिलामेंट बोलोगे। और इन सभी के अंदर जो पीला वाला स्ट्रक्चर है ना, आपको देखो ये जो ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पीला वाले के अंदर, ये जो पीला वाला, इसके अंदर भी देखो पीला वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, उसमें हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्लियर हो गया ना? समझ गए? जो बाहर की जो, इसमें देखो 3 चीजें खास हैं। पहला क्या है? जो ये ग्रीन कलर है ना, वो क्या है? दो लोब को आपस में कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलोगे? कनेक्टिव। उसके बाद से देखो ये जो येलो वाली स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलोगे? इसको हम लोग बोलेंगे एंथर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये जो अंदर जो येलो येलो कलर का जो डार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। चलो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो जनरेटिव सेल बनेगा, क्या बनेगा? जनरेटिव सेल बनेगा, वेजिटेटिव सेल भी बनेगा। ठीक है, ये सब हम आगे एनसीईआरटी में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर कट वहां पे दिया हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा तरीके से दिया हुआ। ठीक है, उसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक आइडिया देना जरूरी है, आपको एक आइडिया लगाना जरूरी है। देखो जब भी एक लोब में, क्या जब भी एक लोब में जो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट है, जो लोब में जो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उसके बीच के पार्टीशन लेयर को खत्म कर दिया जाता है। किसके पार्टीशन लेयर को खत्म कर दिया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के जो लोब हैं उनके पार्टीशन लेयर को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उस समय एक लोब की जो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच की जो पार्टीशन लेयर होती है उसे खत्म कर दिया जाता है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके बीच के जो पार्टीशन लेयर उसको खत्म कर दिया जाता है और एक लंबा सा सेक बन जाता है, एक लंबी सी थैली बन जाती है, उसे हम पोलन सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पोलन सेक कहते हैं। उसके अंदर कई सारे पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? उसके अंदर कई सारे पोलन ग्रेन होते हैं। तो क्या मेरी ये बात समझ में आई?
नहीं समझ में आई? आ गई होगी। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम पोलन सेक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? देखो मान लो दो कमरा है, ठीक है, दो कमरे के बीच में एक दीवार है। दीवार क्या है? पार्टीशन लेयर है। तभी जब पार्टीशन लेयर पड़ा है तभी तो एगो हई कमरा, एगो हई कमरा। हई किसका? बड़ा भाई का कमरा होगा, छोटा भाई का कमरा होगा। ठीक है, तो जब उसके लेयर को, बीच की लेयर को खत्म कर दोगे तो दोनों को असुरा के जैसन दिखेगा, गेस्ट रूम टाइप हो जाएगा। 10 को मेहमान आके बैठेंगे। ठीक है, 4 को 5 को चौकी पड़ जाएगा, 1 2 को सोफा पड़ जाएगा, 2 3 को कुर्सी पड़ जाएगा, जो घर की और एक्स्ट्रा वगैरह सामान उसी में रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक बड़ा सा हॉल नुमा हो जाएगा। जस्ट उसी लाइक यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो जब उसकी पार्टीशन लेयर को खत्म कर दिया जाता है तो वो पोलन सेक का रूप ले लेता है। ठीक है, एक बड़ा सा मतलब एरिया बन जाता है, उसी को हम पोलन सेक कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे की फिगर को देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। चलिए एक बार इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है आपका कनेक्टिव। कितनी अच्छी, कितनी सुंदर बात है। सबसे अच्छे आपको क्या देखने को मिल गया? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव क्या करता है भाई? कहीं भी कनेक्शन क्रिएट करता है। स्कूल में जाओगे ना तो एक कनेक्टर लगता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मुझे कनेक्शन करा देता है बस। तो उसी तरह से एक कनेक्टर इसमें भी दिया हुआ है जो क्या करता है? कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? इन दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। एगो हाई लोब है, गोली के जैसे दिख रहे हैं ना, एगो हाई लोब है। इन दोनों लोब को आपस में क्या कर देता है? आपस में कर देता है कनेक्शन। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद से आपको क्या देखने को मिलेगा? एंडोथीसियम। क्या? उसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। और फिर उसके अंदर आपको कौन सी लेयर देखने को मिलेगी? मिडिल लेयर। तो बाहर से अंदर अगर कोई आपसे सीक्वेंस पूछ दे, क्या पूछ दे? बाहर से अंदर अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ दे तो आप क्या बताओगे? सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है, सबसे अंदर मिडिल लेयर। ठीक है, उसके बाद यहां पे दी हुई है टेप्टम। क्या दी हुई है? टेप्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। टेप्टम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टेप्टम को कैसे समझोगे? देखो यहाँ पे दी हुई टेप्टम मिडिल लेयर के, और मिडिल लेयर के बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? टेप्टम। तो टेप्टम क्या करता है? टेप्टम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू को घेरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेप्टम क्या करता है? टेप्टम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू को घेरता है। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू क्या है? आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है? आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जहां पे आपकी पोलन ग्रेन वगैरह सब बनेंगी, इसको वो घेर के रखता है। क्या करता है? इसे क्या करता है? राउंड बना लेता है, इसे हाथ जोड़ के ऐसे एक्वेरियम पकड़ के घेर के रखता है। ठीक है, तो वहां पे क्या करता है? मान लीजिए किसी आदमी को आप बंद कमरे में रख लीजिए तो उसको घेर के रखेंगे। अगर मान लीजिए उसको खाना पानी दाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो 2 दिन में मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो उसी तरह से जब उसको घेर के रखता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। तभी तो आपकी जिम्मेवारी हो गई ना। आप किसी को किडनैप कर लीजिए, अब मान लीजिए 2-4-10 लाख का डिमांड कर दीजिए और उसको 1 हफ्ते तक खाने पानी न दीजिए तो ऐसे ही मर जाएगा। तो अगर मान लीजिए उसको आप किडनैप किए, घेर के रखे हैं, तो उसको टाइम टू टाइम उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कीजिए, तभी तो वो आपके अंडर में रहेगा, तभी तो आपको डिमांड पूरी होगी, जो आप रिजल्ट चाहते हैं आपको मिलेगा। तो इसीलिए जब ये उसको घेर के रखता है तो ये उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इससे आगे क्या है? इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? इससे आगे हम पढ़ेंगे पिस्टल एंड मेगा स्पोरेंजियम। क्या पढ़ेंगे? पिस्टल एंड मेगा स्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेक। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात? तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, उसके बारे में जितनी भी प्रोसेस थी, जितनी भी चीजें थी, वो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा पिस्टल है, मेगा स्पोरेंजियम है, यानी कि ओवरी के अंदर, और एम्ब्रियो सेक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर कहीं डाउट्स हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट करके देखो, ऑटोमेटिक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग भी जब पढ़ते तो
पढ़ते थे तो कहीं डाउट होता तो या तो कमेंट करके पूछते थे, नहीं तो क्या करते थे, वीडियो को 2 बार 3 बार ईयरफोन लगा के खूब देखते थे, ऐसे देखते थे। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो चीजें होती है ना बार बार रिवीजन करने से, बार बार चीज देखने से बहुत ही क्लियर होती है। ठीक है, जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक कैसे क्लियर होगी, डाउट्स तो जीरो लाइफ टाइम बना रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नीट से हार मान के साइड में हो जाओगे। इसलिए जितना हो सके उतना लेक्चर पे टाइम दीजिए, उतना पढ़िए, उतना एनसीईआरटी को रिवीजन कीजिए। ठीक है, और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, क्या करना है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। इस बार नीट पार, क्या करोगे इस बार, नीट पार। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।